बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हम वेट की दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं। क्या एक आदमी के दो वेट्स हो सकते हैं? तो इसके लिए आइए देखते हैं इस टॉपिक को। इसमें ज़रा देखिए, रियल एंड अपेरेंट वेट में सबसे पहले मैंने रियल वेट को डिफाइन किया है। रियल वेट क्या है? The force with which the earth attracts a body towards its center is called its real weight. तो रियल वेट की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मैं आपके सामने ये खड़ा हूँ तो मेरा वेट एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और अगर मैं इसे किसी वेट मशीन पर मेजर करता हूँ तो वेट मशीन मुझे मेरा वेट बताएगी, यानी वो मुझे वो फोर्स बताएगी जिससे ज़मीन मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो दूसरी टाइप जो है अपेरेंट वेट, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या अपेरेंट वेट यानी कि ज़ाहरी वेट क्या ये इंसान का वेरी कर सकता है। तो इसे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज कि आप पानी के अंदर हैं, तो पानी के अंदर आपको आपका वेट कम फील होगा या ज़्यादा फील होगा? तो आपका आंसर यकीनन यही होगा कि सर हमें हमारा वेट कम फील होगा। तो ये जो हमें हमारा वेट कम फील हो रहा है ये वाटर के अपथ्रस्ट की वजह से फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें वेट फील होगा उसे हम रियल वेट नहीं कहेंगे बल्कि अपेरेंट वेट कहेंगे। ठीक है जी। इसके साथ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज एक वेट मशीन के ऊपर मैं कोई एक वज़न रखता हूँ। सपोज कि मेरे हाथ में एक बैग है जिसके अंदर बड़ी ज़्यादा बुक्स हैं और मैं उसे वेट मशीन के ऊपर रख देता हूँ। तो वेट मशीन के ऊपर रखने की वजह से वो हमें उन बुक्स का रियल वेट बताएगा। लेकिन अगर हम यूँ करते हैं कि उन बुक्स को नीचे कंप्रेस करते हैं, उन पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो जब हम उन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वेट मशीन डेफिनेटली हमें कुछ पहले से ज़्यादा वेट बताएगी। तो वेट तो उसका चेंज हो गया, यानी जो वेट मशीन हमें रीडिंग बता रही है वो पहले से कुछ ज़्यादा बता रही है। इसके बिल्कुल बरक्स हम दूसरी बात अगर कर लें कि इस बैग को हम किसी रस्सी की मदद से सपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अब जो वेट मशीन है पहले से ज़्यादा वजन बताएगी या पहले जितना वजन बताएगी या पहले से कम बताएगी? तो यकीनन ये पहले से कम हमें वेट की वैल्यू बताएगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो किसी केस में वेट ज़्यादा हमें बता रही है वेट मशीन, किसी में कम बता रही है और किसी में पहले जितना ही बता रही है। तो ये जो हमें चेंज्ड रीडिंग मिली है वेट की, इसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं। अपेरेंट वेट को आइए अब हम डिफाइन करते हैं। अपेरेंट वेट, इट इज़ द फोर्स विच prevents a body from falling freely is called its apparent weight। यानी जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और मुझे इस फोर्स की वजह से ज़मीन के अंदर धंस जाना चाहिए, लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़मीन मुझे एक फोर्स प्रोवाइड करती है जिसे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये मुझे सपोर्ट कर रही है, सो मैं इसे सपोर्टिंग फोर्स भी कह सकता हूँ। और यही वो फोर्स है जो मुझे ज़मीन के अंदर जाने से या फ्रीली फॉल करने से मुझे ये प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है। तो इस फोर्स को हम अपेरेंट वेट कहेंगे। अपेरेंट वेट को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच अ बॉडी एक्सर्ट्स ऑन व्हाटएवर इट इज रेस्टिंग ऑन। जिस पर एक बॉडी रेस्ट कर रही है, जैसे मैं अभी ज़मीन पे हूँ, आपके सामने फ्लोर पे हूँ, तो मेरा वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़मीन मुझ पर जो फोर्स लगा रही है वो है इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमने इस डेफिनेशन में बात की है कि ये वो फोर्स भी है विच अ बॉडी एक्सर्ट्स ऑन व्हाटएवर इट इज रेस्टिंग ऑन। जो यानी मैं फोर्स लगा रहा हूँ ज़मीन पर, दैट इज माय अपेरेंट वेट। अब ये रियल और अपेरेंट वेट को हम मेजर कैसे करते हैं? रियल और अपेरेंट वेट को स्टूडेंट्स हम मेजर करते हैं या तो स्प्रिंग बैलेंस से या फिर वेट मशीन से। स्प्रिंग बैलेंस और वेट मशीन दोनों का मैकेनिज्म काम करने का बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें हम वेट को हैंग करते हैं साथ, और अगर हम वेट मशीन की बात कर लेंगे तो वेट मशीन में हम वज़न को वेट मशीन के ऊपर रख के हम उसकी रीडिंग लेते हैं। तो अब इसको रियल और अपेरेंट वेट को कि अपेरेंट वेट कैसे चेंज होता है, हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे एक एलिवेटर यानी लिफ्ट की। तो लिफ्ट के लिए
या लिफ्ट जो है वो एट रेस्ट हो सकती है, या वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, या फिर वो किसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड्स मूव कर रही हो सकती है, या फिर वो किसी एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड्स मूव कर रही हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका केस लेंगे, केस 1, विच इज when lift is moving with zero acceleration, या when lift is with zero acceleration। तो zero acceleration का स्टूडेंट्स क्या मतलब होगा, इसके लिए मैंने आपके सामने ये दो केसेस लिखे हैं। तो बोर्ड मैंने पहले इसलिए बना लिया ताकि हम इसमें ज़्यादा बातें डिस्कस कर सकें, तो लिखने में हमारा टाइम ये ज़ाया कम हो। तो इसमें ज़रा देखिए बच्चे कि अगर लिफ्ट एट रेस्ट है, तो एट रेस्ट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। और अगर किसी बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो दूसरा केस हम देख लेते हैं कि अगर ये जो लिफ्ट है ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो देखते हैं कि अपीरेंट वेट पे इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा। सपोज ये देखिएगा कि ये हमारे पास एक एलिवेटर है जिसमें एक ऑब्जर्वर मौजूद है, और यहाँ पे ये हमने एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे हैंग किया है, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक फिश को हैंग किया है। तो फिश के लिए अगर आप देखें तो इसका वेट बच्चे एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, विच इज W इक्वल टू mg, और ये इसका रियल वेट होगा। इसके हैंग करने की वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्प्रिंग बैलेंस और फिश के दरमियान मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है। तो स्ट्रिंग जो होगी वो जितनी टेंस्ड होगी वो हमें उसका अपीरेंट वेट बताएगी, यानी जो फोर्स उसे गिरने से बचा रही है फ्रीली वो यहाँ पे टेंशन की फोर्स है। सो टेंशन इज इट्स अपीरेंट वेट इन दिस केस, या टेंशन यहाँ पे हमें बताएगी कि इसका अपीरेंट वेट क्या है। तो आइए जरा देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टेंशन की फोर्स है वो टेंशन के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टेंशन की फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होती है, यानी हमने इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे सस्पेंड किया है। सो टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी और वेट की डायरेक्शन है यहाँ पे डाउनवर्ड्स, यानी टेंशन और वेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो यहाँ पर इस फिश पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल है, T माइनस W, क्योंकि T और W दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो न्यूटन से सेकंड लॉ के मुताबिक जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ma के इक्वल होती है। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं तो हमें ये मिलता है ma इज इक्वल टू T माइनस W। तो स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं, हमने यहाँ पे इसके टॉपिक में भी, इसके केस की हेडिंग में भी हमने ये बताया कि जीरो एक्सेलरेशन है इसका। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम जीरो वैल्यू पुट कर देंगे। जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये ma जो टर्म होगी ये जीरो हो जाएगी। ma टर्म जब जीरो हुई तो बाकी हमारे पास बचा T माइनस W। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि T जो है ये W के इक्वल है, यानी कि जो अपीरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वल है, ये उससे डिफर नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स जब ये डिफर नहीं कर रहा तो हम ये कह देंगे कि अपीरेंट वेट रियल वेट के इक्वल हो सकता है जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही या मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं। ये कंक्लूजन आपको पेज नंबर 173 पे मिलेगा। साइड डायग्राम पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट or moving with uniform velocity, the spring scale reads the true weight of the fish। यानी कि जब लिफ्ट स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, या वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव करी है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब अब ये होगा कि जो स्प्रिंग बैलेंस हमें रीडिंग बताएगा वो अपीरेंट वेट की वैल्यू बताएगा। और इस केस में हमने ये देखा कि अपीरेंट वेट जो है वो रियल वेट के एग्जैक्टली इक्वल है। सो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अपीरेंट वेट एंड रियल वेट इन दिस केस। तो आइए हम इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं, केस 2। इसमें स्टूडेंट्स देखिए कि जब लिफ्ट अब मूव करना स्टार्ट हो गई विद सम एक्सेलरेशन, लिफ्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो इसमें जरा देखिएगा कि ये जो हमारे पास
एक एलिवेटर है, उसमें हमने ये स्प्रिंग बैलेंस लगाया, उसके साथ फिश को हमने हैंग किया हुआ है। तो इसमें अब ये क्या होगा कि जब ये लिफ्ट एलिवेटर जो है ये अपवर्ड्स मूव करेगा, तो इसके अपवर्ड्स मूव करने की वजह से जो अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि इसको मैं यूं बता सकता हूं कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एक्ट कर रहा है मुझ पे वर्टिकली अपवर्ड्स। और अगर मैं ये किसी एक एलिवेटर में हूं और एलिवेटर अपवर्ड्स मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो अब अपवर्ड लगने वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें जरा देखिएगा कि यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स उसी तरह से, और वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो टेंशन है उसकी वैल्यू चूंकि ज्यादा है, या अपवर्ड जो लगने वाली फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कम हो चुकी है। तो मैं इसके केस में जो रिजल्टेंट फोर्स लिखूंगा T माइनस W इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। T को मैंने पॉजिटिव और W को नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि अपवर्ड लगने वाली फोर्स ज्यादा थी और डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स कम थी। सो T माइनस W किसके इक्वल मैंने लिखा, रिजल्टेंट फोर्स के। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ma के इक्वल है। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स कंपेयर किया, तो इनको कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, T माइनस W इज इक्वल टू ma, और T इज इक्वल टू यहाँ पे W माइनस है, इसे इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो T किसके इक्वल आ गया, W प्लस ma के। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे W की जगह पे mg पुट कर दूंगा तो इक्वेशन बनेगी mg प्लस ma, जिसका मतलब ये हुआ कि mg यानी रियल वेट में कोई चीज ऐड हो रही है। जब इसमें कोई चीज ऐड हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको बता दूं कि अगर किसी बॉडी का मास 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम, और ये जो जैसे ये फिश का मास सपोज हम कर लेते हैं 4 किलोग्राम है, और जो एलिवेटर है ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड्स मूव कर रही है। तो इसके लिए इक्वेशन में यही लिख दूंगा T इज इक्वल टू mg प्लस ma, जिसमें हम m की g की वैल्यू हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए 10 पुट कर देते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 10 are 40 एंड 4 into 2.5 10, तो आंसर आया हमारे पास 50 न्यूटन हमारे पास अपेरेंट वेट आया है। जबकि रियल वेट की अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज 40 न्यूटन। तो हमें ये पता चला कि इस केस में जो अपेरेंट वेट है दैट इज ग्रेटर देन द रियल वेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिवेटर अपवर्ड्स किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी बॉडी का जो अपेरेंट वेट होगा वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल जो लेंगे, इसमें ये आप सपोज कि आप एक गाड़ी में हैं, गाड़ी में जब आप मूव करते हैं तो सपोज कि जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो आप पर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आप पर एक फोर्स लगती है। यानी गाड़ी अगर आगे की तरफ जा रही है तो आप पर बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। सो उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे अगर करते हैं तो देखिए कि जब एलिवेटर अपवर्ड्स मूव करेगा, एलिवेटर जब अपवर्ड्स मूव करेगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेट जब वो करेगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगी। अब ये जो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगी ये स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी। स्प्रिंग को जब ये कंप्रेस कर देगी इसका मतलब है कि हम अब ये कह सकेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है ये पहले से अब कुछ ज्यादा रीडिंग देगी। जब पहले से ये ज्यादा कुछ रीडिंग देगी तो हम अब ये कहेंगे कि अब अपेरेंट वेट ज्यादा हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर ये लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही थी बल्कि ये मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इस केस में भी जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट के इक्वल ही होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जरा देख लें, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं कि when the lift accelerates upwards the spring scale reads a value greater than the true weight of the fish। यानी कि जब एलिवेटर अपवर्ड्स मूव करेगा किसी एक्सेलरेशन के साथ तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो फिश का अपेरेंट वेट होगा वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद हम केस 3 को डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।